बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है उसका नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यानी डीएनए का हमने आज क्या देखना है, स्ट्रक्चर, उसकी शिनाख्त, यानी कैसा नजर आ रहा है, उसकी शेप देखनी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं डीएनए हमारी बॉडी में किस पार्ट में होता है, ये देखते हैं हम। डीएनए जो सा होता है हमारे पास, जो सा सेल है ना, सेल के न्यूक्लियस के अंदर आपने सुना होगा क्या होते हैं, क्रोमोसोम। सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, क्रोमोसोम। और जो उनसे क्रोमोसोम होते हैं ये बने हुए हैं किससे, प्रोटीन और दो चीजों से बने हुए हैं, प्रोटीन और डीएनए से, प्रोटीन और डीएनए से। तो इससे ये पता चला जो सा डीएनए ये हमारे तमाम सेल में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर भी जो सा क्रोमोसोम होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। अब हमने इसका क्या देखना है, स्ट्रक्चर देखना है। तो वो बता रहा है डीएनए मॉलिक्यूल इज अ, डीएनए मॉलिक्यूल है क्या, पोली न्यूक्लियोटाइड। पोली का मतलब होता है मैनी, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। न्यूक्लियोटाइड, मैनी न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास। डीएनए का एक मॉलिक्यूल है, ये मैनी न्यूक्लियोटाइड है। पोली मीन मैनी, न्यूक्लियोटाइड यानी जिसमें तीन चीजें, कौन कौन सी, वो हमारे पास है पेंटोज शुगर, दूसरा है हमारे पास नाइट्रोजन रिंग यानी ऐसी रिंग जिसमें नाइट्रोजन हो, तीसरी हमारे पास है फॉस्फेट। ये तीन चीजों को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो बहुत सारे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है। एज इट इज मेड अप ऑफ मैनी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। और यही जो हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, उसने आगे बताया हुआ ये बने हुए हैं किससे, बहुत सारे डीऑक्सी। डी का मतलब क्या होता है, रिमूव करना। क्या करना, रिमूव। डी का मतलब रिमूव, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, राइबो मीन राइबोस। जो सा इसके अंदर पेंटोज शुगर होगा वो राइबोस यूज होगा, लेकिन उसके जो सा एक ऑक्सीजन क्या होगी, रिमूव होगी। तो इसलिए इसने नाम लिख दिया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो इसके अंदर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे यूज होंगे। डीएनए मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल है किसका, पॉली न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल है पॉली न्यूक्लियोटाइड का, जो बना हुआ है, इट इज मेड अप, जो बना हुआ है ऑफ मैनी, बहुत सारे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। इधर उसने लिख दिया पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब होता है मैनी, तो हमने इधर लिख दिया मैनी। और इधर क्या लिखा है, न्यूक्लियोटाइड। कौन से न्यूक्लियोटाइड यूज हो रहे हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो अगली लाइन में आपने वो लिख देना है, इसी का मायने आगे लिख देना। पॉली का मतलब इधर मैनी हो गया, और न्यूक्लियोटाइड यानी कौन से हो रहे हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब उसके बाद क्या है, ईच नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। अब बहुत सारे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ है, जुड़े हुए हैं आपस में। तो वो कैसे जुड़े हुए हैं, ईच नेक्स्ट, हर जो सा अगला हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, बाइंड जुड़ा हुआ है थ्रू इट्स फॉस्फेट। कौन से ग्रुप के साथ, फॉस्फेट के साथ जुड़ा हुआ है। एट द थर्ड कार्बन, किसके साथ, थर्ड कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर ऑफ द प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड। हमारे पास फर्ज कर लो ये एक क्या है हमारे पास, पेंटोज शुगर। तो इधर हम बना लेते हैं हमारे पास पेंटोज शुगर, ये 5 कार्बन वाले। तो इसके जो सा ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 3 कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच होगा किसका, अगले ग्रुप का। हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड के जो सा ये न्यूक्लियोटाइड है ना, इसका कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट, फिर फॉस्फेट से आगे इसका मॉलिक्यूल अटैच होगा जैसे हमने उस दिन बनाया था। इधर से हमारे पास क्या, पेंटोज शुगर इसके साथ अटैच है, फिर इसके कार्बन नंबर 3 से फिर क्या अटैच है, फॉस्फेट अगले की। तो यही बता रहा है जो सा हमारे पास ये एक प्रीवियस है, इधर तक जो सा हमारे पास है ये पहले वाला न्यूक्लियोटाइड है। अब अगला न्यूक्लियोटाइड जो सा अटैच हुआ उसकी फॉस्फेट कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है, फिर उसके बाद जो सा अगला हुआ उसकी 3 के साथ। तो यही बता रहा है जो सा हमारे पास ये अटैच होते हैं न्यूक्लियोटाइड, ये किसके जरिए होते हैं, फॉस्फेट के साथ और कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 किसका होगा, पिछला जो था हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होगा। ईच नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड बाइंड जुड़ते हैं थ्रू गेट्स फॉस्फेट एट द थर्ड कार्बन ऑफ पेंटोज। थर्ड के साथ हमने पढ़ा था जो फर्स्ट होता है इसके साथ नाइट्रोजन रिंग अटैच होती है। उसके बाद हमने 5 के साथ पढ़ा था, इधर क्या होता है, फॉस्फेट इसका अपना होता है। तो इधर जो सा होगा 3 पर ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट होगा। तो इधर जो सा ये देखो, इधर तो इसका अपना फॉस्फेट होगा, इधर जो सा लग रहा है ये पीछे वाले का आगे क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो यही बता रहा है ईच नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड बाइंड थ्रू गेट्स फॉस्फेट एट द थर्ड एंड ऑफ
पेंटोज शुगर ऑफ द प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड। प्रीवियस का मतलब होता है पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज एक्सप्लेन, जो सा स्ट्रक्चर हमारे पास एक्सप्लेन किया दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन से थे हमारे पास, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। जो से हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, एक वाटसन था और एक क्या था हमारे पास क्रिक। इन दोनों ने इसका स्ट्रक्चर क्या किया, बयान किया। मेन पॉइंट, अब स्ट्रक्चर जब उन्होंने बयान किया, मेन पॉइंट कौन सा बताया वही हम देखते हैं। द मेन पॉइंट इंपोर्टेंट, मेन का मतलब क्या था, अहम पॉइंट ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल, जो था इन्होंने नमूना पेश किया, मॉडल पेश किया किसका, डीएनए का। उसके मेन पॉइंट क्या थे, सबसे पहले क्या, डबल हेलिक्स। इसका जो सा स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, डबल हेलिक्स। इसे मजीद आगे भी बना लेंगे, इधर मैं सिंपल बना लूं। हमारे पास जो सा इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरह होगा, डबल हेलिक्स। डबल का मतलब दो, हेलिक्स का मतलब होता है बल खाए हुए। अब ये दो बल खाए हुए स्ट्रक्चर है, उसे क्या नाम देंगे, डबल हेलिक्स। डीएनए मॉलिक्यूल इज अ डबल हेलिक्स। ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने बताना ये डबल स्ट्रैंड है। ये इसके जो से स्ट्रैंड है दो हैं, ये देखो एक ये स्ट्रैंड हो गया, एक ये हो गया, दो स्ट्रैंड लाइक अ लेडर। लेडर किसे कहते हैं, सीरी। जैसे आपने सीरी देखी होगी, उसके दो क्या होते हैं, स्ट्रैंड होते हैं। ये देखो ये हमारे पास एक सीरी है, ये इसके जोन से हो गए ये वाले, ये इसके क्या हो गए, स्ट्रैंड हो गए। तो इसी तरह वो कहते हैं इसके भी क्या बने हुए, स्ट्रैंड है दो। तो ये बता रहा है डीएनए मॉलिक्यूल इज अ डबल स्ट्रैंडेड लाइक अ लेडर, सीरी की तरह है। एंड बोथ स्ट्रैंड आर कॉइल्ड, और दोनों स्ट्रैंड ने क्या क्या हुआ है, कॉइल्ड यानी लिपटे हुए हैं। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर क्या हुआ है, लिपटे। सीरी के तो सीधे होते हैं, लेकिन इसके क्या हुआ है, लिपटे हुए हैं। बोथ स्ट्रैंड आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या हुआ है, लिपटे हुए हैं। लाइक आ हेलिक्स, हेलिक्स के स्ट्रक्चर की तरह। हेलिक्स कहते हैं ये बलदार एक स्ट्रक्चर की तरह। दूसरा इसका क्या, बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर एंटी पैरेलल। एंटी का मतलब जहां भी आ जाए इसका मतलब क्या होगा, मुखालिफ। दोनों क्या मुखालिफ है, पैरेलल। अब आपने पढ़ा होगा दो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, पैरेलल। तो हमारे पास ये अगर मैं एरो बना दूं ये वाला, तो ये हमारे पास क्या है, दो लाइनें मैंने इधर बना दी, ये क्या पैरेलल है आपस में, लेकिन इसकी डायरेक्शन मैं शो कर रहा हूं। इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ। एरो का इसका इस तरफ डायरेक्शन है, इसकी इस तरफ है क्या पैरेलल, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो इसे क्या नाम देंगे, एंटी पैरेलल। तो ये लिखा एंटी पैरेलल, आगे ब्रैकेट में भी लिखा अपोजिट। ओरिएंटेड का मतलब होता है डायरेक्शन। इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी टू ईच अदर। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। अब ये जो सा स्टैंड होते हैं इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। अब अपोजिट कैसे होती है, इसका एक एंड जो सा होता है उसे 5 कहते हैं, एक को क्या कहते हैं 3। तो इधर 3 वाला होगा, इधर 5। ये टर्मिनल के उन्होंने इसके जो से एंड पॉइंट है उनके नाम रखे हुए हैं, 5 एंड और 3 एंड। इधर 5 एंड और 3 एंड, अपोजिट होगा। बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर एंटी पैरेलल, अपोजिटरी ओरिएंटेड। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी टू ईच अदर। उसके बाद क्या है, शुगर फॉस्फेट। जो इसके अंदर शुगर फॉस्फेट यूज हो रही है उसके बारे में। द बैकबोन ऑफ मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल की जो सी बैकबोन यानी ये जो से स्ट्रैंड बने हुए हैं, ये वाले ये बने हुए हैं किससे, द बैकबोन ऑफ मॉलिक्यूल आर कंपोज्ड ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। तो ये किससे बने हुए हैं, शुगर और फॉस्फेट से। ये जो से हमारे पास स्ट्रैंड है इस सीडी के इधर साइडों वाले, इसे बैकबोन कहा गया है। ये बने हुए हैं दो चीजों से, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है शुगर और फॉस्फेट, पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के जो से दो हैं उनसे बनी हुई है। और जो सी दरमियान वाली है ये बनी हुई है नाइट्रोजन रिंग वाली बेस, नाइट्रोजीनियस बेस से बनी हुई है। तो ये अगले पॉइंट में लिख रहा है, वाइल बेसिस फॉर्म, बेस जो सी क्या कर रही है, बना रही है। इधर क्या आना था, फॉर्म। हमारे पास जो सी बेस है, जो सी नाइट्रोजनस बेस है वो बना रही है रंग। रंग का मतलब क्या होता है, ये जो से डंडे, ये स्टेप जो से बने हुए, इससे क्या नाम देते हैं, रंग। और जो सा हमारे पास सीडी मुकम्मल है उसे क्या है, लेडर नाम देते हैं। और ये जो से इसके डंडे हैं, इससे उसने क्या नाम दिया, बैकबोन। तो ये जो से इसके डंडे हैं, ये दरमियान वाले ये बने हुए हैं किससे, बेस से। द अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थायामीन, जो सी ये अमाउंट है एडेनिन और थायामीन की, ये एडेनिन और थायामीन क्या है, एडेनिन और थायामीन हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस रिंग है, जो से हमने पढ़े इसी के दरमियान आ रहे। तो ये कह रहा है जो से हमारे पास नाइट्रोजीनियस रिंग है, उसके हमने पढ़े थे 4 एग्जाम के हैं,
कौन कौन से? एडेनिन, थायामीन, गुयानिन और हमारे पास साइटोसिन। ये डीएनए की बात कर रहे हैं। तो वो यही बता द अमाउंट ऑफ एडेनिन और थायामीन। एडेनिन और थायामीन का लफ्ज जहां भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस है। तो एडेनिन और थायामीन इज ऑलवेज इक्वल अमाउंट। जो उनसे एडेनिन और थायामीन इनकी अमाउंट क्या होती है? बराबर, क्योंकि ये बॉन्ड ही यही दो बनाते हैं। मैंने कहा था एट गवर्नमेंट कॉलेज से याद रख लेना, एट जीसी, एट यानी एडेनिन और थायामीन बॉन्ड बनाएंगे, गुयानिन और साइटोसिन। तो इसीलिए एडेनिन और थायामीन की अमाउंट इक्वल होगी, गुयानिन और साइटोसिन की इक्वल होगी। द अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थायामीन इज ऑलवेज इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोसिन एंड गुयानिन इज ऑलवेज इक्वल इन डीएनए मॉलिक्यूल। तो इनकी मिकदार क्या होगी? इक्वल होगी, क्योंकि दोनों आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं, ये दोनों आपस में। आगे हम वही बेस पेयरिंग देखने लगे हैं। बेस पेयरिंग हमने पढ़े हैं, 4 हमारे पास बेस, नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। वो कौन कौन से हमारे पास? एडेनिन, थायामीन, गुयानिन और साइटोसिन। सिर्फ आपने यही बस ट्रिक याद रखना है, एट गवर्नमेंट कॉलेज, एट यानी एडेनिन और थायामीन बॉन्ड बनाएगा, गुयानिन और साइटोसिन, इसी को हमने देखना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये देखो, ये हमारे पास क्या है? एक हेलिकल स्ट्रक्चर, और ये हमारा कैसा लेडर यानी सीरी नुमा बनाया। असल में डीएनए का स्ट्रक्चर यही होता है, हेलिकल। ये आपको यूं ओपन करके इसलिए बताया जाता है ताकि आपको समझ लग जाए ये कैसे बॉन्डिंग है। देखो, एडेनिन और थायामीन, गुयानिन और साइटोसिन की इसमें क्या हुई है? बॉन्डिंग हुई पड़ी है। सब में तमाम ने ये ऐसे बॉन्ड बनाए हुए हैं, एडेनिन और थायामीन, गुयानिन और साइटोसिन। अब थायामीन इस तरफ भी आ सकता है, थायामीन और इधर एडेनिन आ सकता है, ये भी हो सकता है। थायामीन इस स्ट्रैंड पर आ जाएगा और एडेनिन उस पर साइटोसिन आ सकता है, उस पर गुयानिन। लेकिन बॉन्डिंग इनकी होगी, दोनों की, बस और की नहीं बनेगी। तो यही लिखा, एडेनिन और थायामीन, या थायामीन और एडेनिन हो सकता है, गुयानिन और साइटोसिन, या साइटोसिन और गुयानिन हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है? इसका हेलिकल स्ट्रक्चर, और यही इसमें बेस पेयरिंग में लिखा हुआ है। और एक और बात याद रखना, इसमें जो सी बॉन्ड इसके दरमियान जो से बनेंगे वो डबल बॉन्ड होगा। इसके दरमियान 3 बॉन्ड बनेंगे, इसके दरमियान 2, और वो बॉन्ड भी कौन से होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कौन सी होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये याद रखना, एट गवर्नमेंट कॉलेज, एट पहले आ रहा है तो काउंटिंग में 2 भी पहले आता है, तो एट के दरमियान 2 बनेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज के दरमियान 3। इस तरह याद रखना, एट गवर्नमेंट कॉलेज एडेनिन और थायामीन बॉन्ड बनाएगा, और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे? 2, क्योंकि आपको पता है ऐड का लफ्ज पहले आ रहा है, और काउंटिंग में हमारे पास जो सा होता है, काउंटिंग में 2 पहले आता है, तो 2, और इधर गुयानिन और साइटोसिन, इसमें क्या 3, तो 3 बॉन्ड बनेंगे। बेस पेयरिंग बिटवीन द बोथ स्ट्रैंड, ये 2 स्ट्रैंड है, इनके दरमियान जो सी बेस पेयरिंग होती है हाईली स्पेसिफिक, ये बहुत क्या होती है? मखसूस होती है। एडेनिन ऑफ वन स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड का जो सा हमारे पास एडेनिन होता है, एक स्ट्रैंड का जो सा एडेनिन है वो बॉन्ड बनाएगा, ऑलवेज पेयर बनाएगा विद द थायामीन ऑफ अदर। ये देखो, एक का एडेनिन बॉन्ड बना रहा है दूसरे के थायामीन के साथ, तो यही लिख रहा है, एडेनिन ऑफ वन स्ट्रैंड ऑलवेज पेयर विद द थायामीन ऑफ अदर स्ट्रैंड। और जो सा साइटोसिन है ऑफ वन स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड का साइटोसिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा, पेयरिंग बनाएगा दूसरे के, इधर साइटोसिन है तो उधर गुयानिन होगा। साइटोसिन ऑफ वन स्ट्रैंड ऑलवेज पेयर विद गुयानिन और अदर स्ट्रैंड, आप यूं भी लिख सकते हो, गुयानिन ऑफ वन स्ट्रैंड ऑलवेज पेयरिंग विद साइटोसिन ऑफ अदर स्ट्रैंड। तो बनेगी इन दोनों के पेयर, गुयानिन और साइटोसिन, एडेनिन और थायामीन के। अब आगे लिख रहा है, ड्यू टू दिस बेस पेयरिंग प्रिंसिपल द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज वन स्ट्रैंड इज कंप्लीमेंट्री। जो सी हमारे पास एक की सीक्वेंस है ना, एक की जो सी तरतीब है, इसी के लिहाज से दूसरी की भी तरतीब बनती है। या देखो, एक में अगर एडेनिन है तो दूसरे में क्या आएगा? थायामीन। एक में गुयानिन है तो दूसरे में साइटोसिन। एक की पेयरिंग की वजह से दूसरी भी बनती है। तो यही बता रहा है, ड्यू टू दिस बेस पेयरिंग, इस बेस पेयरिंग प्रिंसिपल, इस बेस के असूल के मुताबिक तरतीब जो सी है किसकी? न्यूक्लियोटाइड की, इन वन स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड में, इज कंप्लीमेंट्री टू द, कंप्लीमेंट्री यानी उसके लिए जरूरी है, किसके लिए? टू द सीक्वेंस, तरतीब ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द अदर स्ट्रैंड। अगर आपको एक स्ट्रैंड की तरतीब की पता है तो आप दूसरे स्ट्रैंड की तरतीब का भी आप फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको असूल पता है, पेयरिंग के प्रिंसिपल पता है, असूल पता है, वो क्या है? वो यही है,
एडेनिन और थायामीन, गुयानिन और साइटोसिन। तो एक की तरतीब जोन सी है ना वो दूसरे के मुताबिक, एक की जोन सी तरतीब है उसी के मुताबिक दूसरे की होगी, वो कंप्लीमेंट्री। आपको पता है कि एक की तरतीब जो है दूसरे में कौन कौन से है, हमारे पास नाइट्रोजनियस बेस आएगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने बताया है इसमें 2 होंगे, इसमें कितने होंगे, 3 होंगे। बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो भी कमजोर होती है। अभी ये जो 2 स्ट्रैंड है इनके दरमियान क्या बॉन्डिंग बनी है, वो कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है किसके दरमियान, एडेनिन और थायामीन के दरमियान। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन साइटोसिन और गुयानिन, उसके दरमियान कितने हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। द डायामीटर, अब इसका जो सा डायामीटर है वो क्या हमारे पास स्पेसिफिक है, एक ही होगा, ये नहीं है कि कहीं से इसका डायामीटर बड़ा होगा कहीं से छोटा, ये क्या हमारे पास स्टैंड यूनिफॉर्म होते हैं, तमाम में डायामीटर क्या होगा, सिंपल होगा। अब डायामीटर क्या होता है, हमारे पास क्या है, ये सर्कल है, सर्कल का जो सा इधर से इतना हो तो इसे क्या कहते हैं, रेडियस। अगर रेडियस अगर मुकम्मल सर्कल को हाफ कर दे तो वो क्या होता है हमारे पास, डायामीटर। जैसे ये हमारे पास एक क्या सर्कल है, इसका ये दरमियान का इधर से यूं फासला फाइंड करेंगे वो डायमीटर। अब ये हमारे पास एक सर्कल चीज है, इसकी ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। डायमीटर को एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस ये, तो डायमीटर 2r यानी 2 रेडियस मिलेंगे तो एक डायमीटर, इस तरह भी आप कह सकते हो। सर्कल के दरमियान से जो सी ऐसी लाइन जो उसके रेडियस से गुजर कर दूसरे उसके सरकमफ्रेंस तक जाए वो उसका डायमीटर होता है। तो ये जो सा इसका डायमीटर वो क्या होता है, यूनिफॉर्म ही होता है, यानी एक जैसा होता है। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, द डायमीटर ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए इज थ्रोगली। थ्रोगली किसे कहते हैं, मुकम्मल, यूनिफॉर्म यानी एक जैसा होगा। मुकम्मल में क्या होगा, एक जैसा डायमीटर होगा, और वो कितना है, एंड इज अबाउट 2 नैनोमीटर, और वो कितना है, 2 नैनोमीटर। नैनो यानी n की जगह आपको पता है 10 की पावर -9 आ जाएगा, तो इतना इसका क्या है, डायमीटर। आप इसे यूं भी लिख सकते हो, 2 × 10 की पावर -9 मीटर। तो ये MCQs के द्वार से इंपॉर्टेंट है, इसे वैल्यू को भी आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अब यही जो से हमारे पास ये इसके जो से स्टैंड बैकबोन बनी है, ये अपोजिट होती है, इधर 5 हैंड लिख लो, इधर 3 हैंड, इधर 3 हैंड लिख लो और इधर 5। ये क्या है, एंटी पैरेलल, दोनों क्या हमारे पास एंटी पैरेलल। आगे हम देखने लगे, हमारे पास डेफिनेशन है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है वो खसूसियत जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर हो, उसे क्या नाम देते हैं, हेरिडिटी। तो यही हमारे पास हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन, यानी ट्रांसफर होना, क्या, ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर यानी खसूसियत फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, उसे क्या नाम देंगे, हेरिडिटी। ये शोर में आ सकता है डिफाइन हेरिडिटी, तो ये क्या है, द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। इट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम है, फॉर द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, तसलसल, किसके तसलसल, ऑफ लाइफ फॉर्म, जिंदगी की जितनी भी शक्ल है, जितनी भी लाइफ है, उसके तसलसल के लिए क्या बहुत जरूरी है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होगी किसकी, हेरिडिटी की। उसके बाद क्या, ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी जो है ट्रांसफर होता है, उसके बारे में देखते हैं। आल्थो ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग किसे कहते हैं, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है औलाद। एंड पेरेंट्स, और पेरेंट्स में हैव डिफरेंट अपीयरेंस, इनकी जो सी मुख्तलिफ अपीयरेंस किसे कहते हैं, शक्ल, इनकी जो सी होती है शक्ल तो क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। अपीयरेंस किसे कहते हैं, ज़ाहरी शक्ल जो नजर आ रही हो। तो वो यही कह रहे हैं जो सा औलाद और उसके जो से पेरेंट्स हैं उनकी जो सी शक्ल होती है वो क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। बट दे हैव बेसिक, लेकिन जो सी बुनियादी रिसेम्बलेंस, यानी रिसेम्बलेंस का मतलब होता है एक जैसी, लेकिन जो सी बुनियादी खसूसियात हैं वो क्या होती है, एक जैसी होती है। बेसिक रिसेम्बल इन में करैक्टर, इन मैनी करैक्टर, जो सी बहुत सारी इनकी बुनियादी खसूसियात वो क्या होती हैं, एक जैसी। जो सी ज़ाहरी शक्ल है वो तो एक जैसी नहीं होती, लेकिन बुनियादी जो सी खसूसियात है वो क्या होती है, एक जैसी होती है। डेट रन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, वही खसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ट्रांसफर होती रहती है। फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ फॉर्म, इस जिंदगी के तसलसल के लिए ईच जनरेशन ट्रांसफर, हर जनरेशन ट्रांसफर करती है हेरिडिटी इंस्ट्रक्शन टू द नेक्स्ट जनरेशन। हेरिडिटी जो सा मटीरियल है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक। अब हेरिडिटी जो सा हमारे पास मटीरियल है वो हमारे पास असल में है क्या, डीएनए। तो ये डीएनए की बात हो रही है हमारे पास।
These heredity instruction are in the form of huge DNA molecule। ये किस फॉर्म में होता है? एक बड़े DNA molecule की फॉर्म में। एंड ट्रांसफर, जो क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो हेरिडिटी का मतलब ही क्या है? डीएनए वगैरह का ट्रांसफर हो रहा है। डीएनए मटीरियल ही हेरिडिटी को लाता है। उसके बाद डेफिनेशन है क्रोमाटिन की। अब क्रोमाटिन क्या है? हमारे पास जो सा न्यूक्लियस है ना, जब सेल अभी नॉन डिवाइडिंग फेस में होगा, डिवाइड नहीं हो रहा, तो उसमें हमारे पास क्या होता है? इस तरह कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर पड़ा होता है। इसे क्या नाम देंगे? क्रोमाटिन। इसे क्या नाम देंगे? क्रोमाटिन। अगर ये डेफिनेशन आ भी जाए तो उसके साथ डायग्राम इस तरह बना दिया करें। तो ये हमारे पास ये धागे नुमा स्ट्रक्चर है, उसे क्या नाम दिया? क्रोमाटिन। तो यही डेफिनेशन है। इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल, सेल डिवाइड नहीं हो रहा, हेरिडिटरी मटेरियल यानी डीएनए वगैरह या क्रोमोसोम जो है इज फाउंड इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ थिन फाइबर, एक बारीक धागे की तरह। उसे क्या नाम देंगे? क्रोमाटिन। और आपको पता है क्रोमाटिन या क्रोमोसोम है, ये किस फॉर्म में होते हैं? अच्छा, ये अगर इसकी इस तरह की शेप आ जाए, क्रोमाटिन की इस तरह की शेप आ जाए, तो इसे क्या नाम दे देंगे? क्रोमोसोम। तो आपको पता है ये किससे बने हुए हैं? दो चीजों से। मैंने पहले भी बताया ये कौन सी दो चीजों से बने हुए हैं। वो हमारे पास है डीएनए प्लस प्रोटीन। तो ये डीएनए और प्रोटीन से बने हुए हैं हमारे पास, क्रोमाटिन और क्रोमोसोम। तो यही बता रहे हैं क्रोमाटिन इज कंपोज्ड मुश्तमिल है ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। जो सी प्रोटीन है उसे क्या नाम देंगे? हिस्टोन। तो हमारे पास जो सा क्रोमाटिन या क्रोमोसोम है, ये दो चीजों से बने हुए हैं। वो क्या है हमारे पास? डीएनए और प्रोटीन। प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। उसके बाद किसकी डेफिनेशन है? न्यूक्लियोसोम। अब वो हिस्टोन प्रोटीन फर्स्ट गोल हमारे पास इस तरह से गोल होती है, और इसके ऊपर अगर डीएनए जो सा होता है वो लिपटा होता है इस तरह। फिर आगे जाकर फिर इधर आकर हमारे पास क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन होगी। हमारे पास क्या होगी? इधर हिस्टोन प्रोटीन होगी, उसके ऊपर फिर क्या होगा? लिपटा हुआ होगा क्या? डीएनए। तो इस तरह ये लिपटा हुआ फिर आगे इसी तरह बना हुआ है, तो उसे क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोसोम। कॉइलिंग, कॉइलिंग ऑफ डीएनए, कॉइल खाए हुए यानी बल खाए हुए या लिपटा हुआ क्या? डीएनए अराउंड हिस्टोन। किसके अराउंड? हिस्टोन के। ये जो हमारे पास डीएनए ये लिपटा हुआ किसके? इस प्रोटीन के। ये जो हमारे पास है ये प्रोटीन है, इसका नाम क्या है? हिस्टोन। ये हमारे पास प्रोटीन है, इसका नाम हिस्टोन है। ये क्या हमारे पास? डीएनए। तो डीएनए कॉइल्ड हुआ पड़ा, कॉइलेड ऑफ डीएनए अराउंड हिस्टोन। क्या होता है? जैसे आपके पास कोई मोती हो गए, उसके अंदर बेड नुमा स्ट्रक्चर, मोती नहीं होते आपके पास, कोई हीरा वगैरह हो गया उसके अंदर मोती जो होते हैं, उसे क्या नाम देंगे? कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। उसे क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोसोम। आगे क्या? क्रोमोसोम की डेफिनेशन। अगर यही क्रोमाटिन धागे नुमा स्ट्रक्चर इस फॉर्म में आ जाए तो उसे क्या नाम देंगे? हम नाम देंगे क्रोमोसोम। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और ये कब होता है? सेल डिवीजन के दौरान। क्यों होता है? ताकि जो से क्रोमोसोम का मटेरियल है अगले सेल में क्या हो जाए? इक्वली डिवाइड हो जाए। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमाटिन फाइबर, क्रोमाटिन का फाइबर कंडेंस होता है एंड फर्दर फोल्ड टू फॉर्म, और मजीद फोल्ड होता है क्या बनाने के लिए? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। उसे क्या नाम देंगे? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के साथ शेप भी बना लेना, इस तरह की होती है। तो ये किसके शेप बन गई? आगे हम देखने लगे हैं डेफिनेशन। आगे डेफिनेशन है हमारे पास जीन की, लेकिन अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्रोमोसोम, डीएनए और जीन के बारे में उन्हें नहीं पता चलता। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको एक मार्कर से समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक क्या? मार्कर। अगर आप इसका इतना पार्ट अलग करोगे, आप इसे अलग नाम दे देते हो कैप। जब यही कैप इसी मार्कर के ऊपर आ जाए फिर आप इसे मार्कर ही कहते हो, ये नहीं कहते मार्कर और कैप। इसी तरह इसके ये बैक वाली साइड है तो इसे अलग करेंगे, आप उसे अलग नाम दे देंगे। इसी तरह इसकी ये निब है, इसे अलग करेंगे तो आप इसे क्या कहोगे? निब है। अगर ये इसी के अंदर है तो आप क्या कहोगे? मार्कर ही। तो अगर हमारे पास ये फर्ज कर लो क्या है? ये हमारे पास है डीएनए। ये हमारे पास क्या है? डीएनए। और अगर मैंने इसका इतना सा पार्ट अलग कर लिया तो इसे आप क्या नाम दे दोगे? जीन। तो यही डेफिनेशन आपने सिर्फ मार्कर से याद रखें। जैसे मार्कर है, मार्कर की हम कैप अलग कर लें तो उसे क्या है? नाम दे देते हैं कैप। जब मार्कर के ऊपर आ जाएगी ये कैप, फिर उसे मार्कर ही कहेंगे, ये नहीं कहेंगे मार्कर और कैप। तो इसी तरह हमारे पास जो सा जीन है ये पार्ट है किसका? डीएनए का। वैसे डीएनए होगा, अगर हम उसे सेपरेट कर लें, जो सा उसका छोटा सा पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? हमारे जीन। तो यही है हमारे पास क्या डेफिनेशन है जीन की। स्मॉल प्लेस, स्मॉल प्लेस या पार्ट, छोटा सा पार्ट किसका? ह्यूज
डीएनए, एक बड़े डीएनए मॉलिक्यूल का इन द क्रोमोसोम। और आपको पता है कि क्रोमोसोम जो हैं वो डीएनए से बने हुए हैं, और डीएनए का अगर हम छोटा सा पार्ट अलग कर लें वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। इन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन, उसे क्या नाम देंगे, जीन। अगर हमारे पास जो सा क्या हो, डीएनए का एक मॉलिक्यूल हो, उसमें से हम स्मॉल पार्ट अलग कर लें तो उसे क्या नाम दे देंगे, जीन। द पार्ट ऑफ डीएनए, इसकी सिंपल एग्जांपल डेफिनेशन आप यूं भी कहते हैं, द पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जीन एक्चुअली, जीन असल में क्या करता है, स्टोर एंड कंट्रोल द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ये असल में क्या करता है, स्टोर करता है और कंट्रोल करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ, हर क्रोमोसोम बना हुआ लार्ज नंबर ऑफ जीन, बहुत सारे जीन से बना हुआ है। दूसरी डेफिनेशन किसकी है हमारे पास, जीनोम की। पहली जीन की थी, अब दूसरी क्या है, जीनोम की। कंप्लीट सेल, जितने भी हमारे पास क्या है, जीन है एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम के अंदर, उसे क्या नाम देंगे, जीनोम। द टोटल नंबर, टोटल नंबर किसके, ऑफ द जीन, जीन के टोटल नंबर जो पाए जाते हैं किसके अंदर, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। जो उनसे टोटल नंबर हैं किसके, जीन के पाए जाते हैं किसके अंदर, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर, उसे क्या नाम देंगे, जीनोम। कंप्लीट सेट अगर हम ह्यूमन की बात करें तो कितने होते हैं हमारे पास, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें जितने भी जीन पाए जाएंगे उस टोटल को क्या नाम देंगे, जीनोम। तो यही द टोटल नंबर ऑफ जीन फाउंड इन द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, वो है गैमेट्स एक्ट एज अ। अब सबसे पहले हमारे पास गैमेट्स क्या होता है, ये होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं उसे क्या नाम देते हैं, गैमेट। एक्ट एज अ, काम कर रहे हैं व्हीकल, व्हीकल किसे कहते हैं, गाड़ी का। गाड़ी का काम क्या होता है, लेकर जाना, चीजों को ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना गाड़ी में। तो यही है व्हीकल फॉर द ट्रांसफर, ट्रांसफर करने के लिए हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। वो कह रहे हैं जो से हमारे पास गैमेट है, रिप्रोडक्टिव सेल है, ये काम कर रहे हैं किसका, व्हीकल का, गाड़ी का। और ये किसे, गाड़ी किसे लेकर जाती है, मुसाफिर को या इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह, या कोई सामान होगा उसे लेकर जाएगी। तो इधर ये किसे लेकर जा रहा है, इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक। अब ये जो हमारे पास गैमेट होते हैं, ये दो होते हैं, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट को हम क्या नाम देते हैं, एग। तो यही लिखा हुआ हमारे पास ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक हमारे पास होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें फर्क क्या है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, और जो एसेक्सुअल होती है उसमें एक ही होता है पेरेंट्स। तो ये ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट और स्पोर। अब ये इनसे स्पोर है, ये अक्सर प्लांट में बनते हैं और फंजाई वगैरह में बनते हैं। तो गैमेट और स्पोर ये दोनों क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल है, या गैमेट या स्पोर। आर प्रोड्यूस बाय मियोसिस। ये कौन सा प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है, मियोसिस। एक हमारे पास माइटोसिस होता है और एक क्या होता है हमारे पास, मियोसिस। माइटोसिस को याद करने का इजी मेथड यही है, टी से बस याद रखें 2। तो माइटोसिस में एक सेल 2 में डिवाइड होगा और मियोसिस में एक सेल 4 में डिवाइड होगा। तो ये याद रखना, हमारी बॉडी में जितने भी सेल है सब में क्या होती है, माइटोसिस। सिर्फ जो उनसे रिप्रोडक्टिव सेल है उसमें क्या होती है, मियोसिस। तो इसीलिए बता रहा है जो उनसे गैमेट है ये प्रोड्यूस होते हैं कौन से प्रोसेस से, मियोसिस से। मेल एंड फीमेल गैमेट्स, आगे फिर लिखा भी हुआ उसने, स्पर्म और एग कंटेन क्रोमोसोम ऑफ द पेरेंट जनरेशन। इसमें जो से क्रोमोसोम होंगे वो पेरेंट्स हैं, एक मेल से और एक फीमेल से। एट फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या आता है, जब ये दोनों स्पर्म और एग आपस में मिलेंगे उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, फर्टिलाइजेशन। तो एक नया सेल बनेगा उसे क्या नाम देंगे, जाइगोट। एक सिंगल सेल बनेगा उसे क्या नाम देंगे, जाइगोट। तो ये बता रहा है एट फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज। फ्यूज का मतलब क्या होता है, जुड़ना, क्या करना, ज्वाइन होना। एक फ्यूजन होता है, एक क्या होता है, फ्यूजन। आपने ये रिएक्शन केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी अक्सर डेफिनेशन पढ़े होंगे। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, फिशन का मतलब टूटना। तो इधर फ्यूज हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, टू फॉर्म जाइगोट, क्या बनाने के लिए, जाइगोट। जाइगोट अब एक सेल है और इधर से आगे ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट होगा।
जीन ऑफ बोथ पेरेंट, दोनों पेरेंट्स के जीन आर ट्रांसफर हो गए किसके अंदर, जाइगोट के अंदर। अब दो हमारे पास गैमेट मिले हैं, दोनों के जीन एक सेल में ट्रांसफर हो गए, वो सेल कौन सा है हमारे पास, जाइगोट। जाइगोट डेवलप, जाइगोट नशोनुमा पाता है यानी बनता है किसके अंदर, इन द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग किसे कहते हैं, औलाद में, जो उनसे आगे औलाद है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। विच आर द नेक्स्ट जनरेशन, जो अब नई जनरेशन है। अब देखो ये आ कहां से, क्रोमोसोम आए तो पेरेंट से। अब चले ट्रांसफर किसके अंदर हो गया, नई जनरेशन के अंदर, किसके जरिए हुआ, गैमेट के जरिए। तो गैमेट ने कैसा काम किया, व्हीकल यानी गाड़ी का काम किया। इसने क्या किया, इंफॉर्मेशन को ही ट्रांसफर किया ना। तो यही लिखा हुआ था, जीन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो जीन ट्रांसफर हो गया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन थ्रो किसके जरिए, गैमेट या स्पोर के जरिए। तो इसीलिए इसे किसका नाम दिया है, व्हीकल, यानी ये गाड़ी वगैरह का काम कर रहा है। सो देयरफॉर डीएनए इन द क्रोमोसोम कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। तो इसलिए बता रहा है क्रोमोसोम के अंदर जो सा डीएनए या जीन, तो डीएनए और जीन ये एक ही है तकरीबन, उसके पार्ट को जीन कह देंगे, डीएनए के पार्ट को क्या नाम दे देंगे, जीन कह देंगे। और आपको पता है डीएनए किसके अंदर पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर। तो इतना याद रखना, पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का कोई भी पार्ट वो जीन कहलाता है। और आपको पता है क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, डीएनए से। तो डीएनए इन द क्रोमोसोम कैरी द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो यही बता रहा है डीएनए जो सा हमारे पास है, ये जीन जो सा है वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक क्या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करा, किसके जरिए करा, गैमेट्स के जरिए। गैमेट किसका काम करा, व्हीकल का। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आपने सिंपल ये याद रखना है, जो सा हमारे पास क्रोमोसोम है ये बना हुआ किससे, डीएनए से। और डीएनए का पार्ट क्या कहलाता है, जीन। और टोटल जितने भी जीन है क्रोमोसोम के, जितने भी सेट हैं, जैसे इंसानों के हम अपनी बात करें, हमारे सेल में कितने सेट होते हैं, एक सेल में 46 क्या होते हैं, क्रोमोसोम। इसके अंदर जितने भी टोटल जीन पाए जाएंगे वो क्या कहलाता है, जीनोम। द टोटल नंबर ऑफ जीन इन द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, जीनोम की डेफिनेशन। जीन की डेफिनेशन, द पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।